गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। तो कल हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स में कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेट कांस्टेंट और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। रेट कांस्टेंट और डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, कल हमने उसकी स्टडी करी थी, ठीक है ना। आज हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स है रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ थोड़ा सा और बड़ा लिखें, वीडियो में दिखता नहीं अच्छे से। इसको क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर्स, ठीक है ना, रेज टू कंसंट्रेशन, रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ, इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट लॉ इक्वेशन। हाँ, मैंने कल आपको रेट लॉ इक्वेशन बताया था कि रेट लॉ इक्वेशन क्या होता है। देखिए, कल हमने बताया था कि इफ ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद द बी मोल ऑफ बी, ठीक है ना। ए का ए मोल बी के बी मोल से क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमने कल बताया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताया था? dx अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ टू द पावर a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर b, बताया था। देखिए, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा, हम इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। ये जो हमारा है, ये क्या कहलाता है? रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, जो कंसंट्रेशन के पावर में होता है। किस में होता है? कंसंट्रेशन के पावर में। हम उसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, हो गया। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम देखेंगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। कोर्स में केवल क्या है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और बीएससी वालों के लिए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, तीन तरह के हैं, ठीक है ना। बारी बारी से सबको डील करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। बोलिए, पहले इसको समझेंगे फिर इसको नोट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर रिएक्टेंट चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में, ठीक। रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो लेट चेंज इन concentration
इन टाइम dt इज इक्वल टू dr। dt टाइम में कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, dr। हम इसके पहले x ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, dr, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन dt। x की जगह हमने क्या कर लिया, r कर लिया। x भी कंसंट्रेशन था, r भी कंसंट्रेशन है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, ठीक है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ r टू दी पावर क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि कौन से ऑर्डर का हम स्टडी कर रहे हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू k। और अगर इसके पावर में 0 है तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी क्या हो गई, k। तो dt इज इक्वल टू k इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन दिख रहा है, नहीं ना। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बेसिकली कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पे नोट करके हम लिख सकते हैं क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर इज कांस्टेंट, इट डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे बात समझ में। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर, ठीक है ना, आर लिख लीजिए। हर 0 ऑर्डर इज क्या होता है, कांस्टेंट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं ना करता है रिएक्टेंट के। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिख नहीं ना रहा है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इधर देखिए एक चीज और यहाँ पर, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें, ठीक है, क्या ड्रा करना चाहें, ग्राफ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पे ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इस पे क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन, dr अपन dt। क्लियर है। तो हमने भी क्या बताया कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका सीधा सा ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है ना। और ये किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को। ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पर, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, तो फिर आगे चलते हैं।
चलिए देखिए, इस इक्वेशन को देखिए जरा वापस से, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को देखिए, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो डी आर और डी टी इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू के डी टी, होगा ना। हाँ वेट, चलिए ठीक है, देखो यहाँ पे आगे माइनस लगेगा, पीछे हमने छोड़ दिया था, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, ठीक। अच्छा देखो, इंटीग्रेट कर दें इसको, तो इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। इंटीग्रेट करने पर ये इसका क्या हो जाएगा, आर, बोलिए, और यहाँ माइनस के बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक। तो ये आर और माइनस के और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी होगा, प्लस यहाँ पे क्या लगा देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट आई, क्या लगा देंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको एक काम करिए, इसको फर्स्ट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, फर्स्ट, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिएक्टेंट गैस में चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, आर नॉट, और इसका कंसंट्रेशन जीरो रहा होगा। dt टाइम बीत जाने के बाद इसका कंसंट्रेशन घट करके कितना हो गया, आर। शुरू में इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, आर नॉट, जितना भाई लिए रहे होंगे उतना, क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, प्रोडक्ट ही नहीं बना है। पता चला dt टाइम में कुछ ना कुछ रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन हो गया तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना होगा, लेकिन रिएक्टेंट तो कम हुआ होगा, तो रिएक्टेंट कम होकर के कितना रह गया, आर रह गया, कितने टाइम में, dt टाइम में। तो जब t इक्वल टू जीरो था तो कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम किस में रख सकते हैं, 14 सेकेंड, तो r की जगह क्या लिखेंगे, आर नॉट, बोलिए, इज इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो, टी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जीरो, अब प्लस आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर नॉट। अगेन इसको हम किस में रख दें, अगेन पुट इन सेकेंड, हमने इसको किस में रख दिया, सेकेंड में। अब जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है, r इज इक्वल टू के, बोलिए, t इंटू टी, ये माइनस है, अब प्लस i की जगह क्या रखेंगे, आर नॉट, i की जगह क्या रखेंगे, आर नॉट। अब देखो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर, यानी के इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, लिख सकते हैं ना, बोलिए। अच्छा इसमें देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन भी है ना, इतना पहले नोट करिए, तो फिर इसके आगे और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, इसके आगे और देखते हैं। देखिए हो गया, मिटा दे इधर वाला। अब हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम,
हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। देखिए वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या रह जाए, हाफ रह जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। उस उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। अब हाफ लाइफ टाइम इसको इस तरह से समझिए कि आपको 6 रोटी दिया गया खाने को। कितनी रोटी दी गई, 6 रोटी दिया गया खाने को। अब 6 रोटी, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, 6 रोटी, ठीक है ना। अब उस 6 रोटी को आप उस 6 रोटी में से 3 रोटी आप 5 मिनट में खा लेते हो। उस 6 रोटी में से 3 रोटी आप कितने मिनट में खा लेते हो, 5 मिनट में। तो आपने आधा खाने में कितना टाइम लगा दिया, 5 मिनट। तो वो जो 5 मिनट है आपका हाफ लाइफ टाइम हो गया। वो 5 मिनट जो है वो क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम हो गया, ठीक है ना। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाए, आधा रह जाए, हाफ रह जाए, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अर्ध आयु काल। तो देखो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, द टाइम इन विच reactant क्या remains half of its initial concentration, its initial क्या कंसंट्रेशन, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन में कितना रह जाए, हाफ रह जाए, आधा रह जाए, ठीक है ना। तो हम इसको किससे दिखाते हैं, टी हाफ से। हम इसको किससे दिखाते हैं, टी हाफ, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एट टी हाफ, किस पर, टी हाफ पर जो आर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, R0/2 हो जाएगी। इनिशियल अमाउंट कितना हो गया, हाफ, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसको किसमें पुट कर दें, पुट इन 3rd। तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू R0 माइनस, अच्छा R की जगह क्या लिखेंगे, R0/2 अपान अपनी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ। अब देखो ये R0, ये R0/2, पूरा में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, पूरा में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू R0/2 टी हाफ लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा इसी को और क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू, देखिए टी हाफ यहां गया तो के नीचे आ जाएगा, तो R0/2 के, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ। अच्छा देखिए के इज द कांस्टेंट, के इज कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम और क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, हाँ। यानी यहां से आपको एक बात पता चल गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यहां पे नोट करके लिख लेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं। नोट करके क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ, इज डिपेंड ऑन क्या, इनिशियल
कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में? किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, आगे बात समझ में? चलिए नोट करिए आप लोग इतना। चलिए हो गया। अब देखिए जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना। तो ये हम इस एक्सिस पे क्या हो गया टाइम, और इस पे क्या हो गया कंसंट्रेशन, ठीक है ना। देखिए जब टाइम जीरो होगा तो कंसंट्रेशन कितना होगा, मैक्सिमम आर नॉट के इक्वल। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट किस में चेंज होने लगेंगे, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो इसका कैसे बनेगा ग्राफ, क्लियर है। टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी घट रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। अच्छा देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेट और रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, ठीक है ना। एट T इज इक्वल टू 0 पे जो इसका कंसंट्रेशन है वो कितना है, आर नॉट, और इसका कितना होगा P। हाँ, लेकिन एट dt टाइम, कुछ टाइम बाद आफ्टर टाइम dt इसका कंसंट्रेशन घटे, कितना रह गया R। हाँ, प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ अपना कंसंट्रेशन होगा, चलिए उसको छोड़िए। हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन dr अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1। अब देखिए ये हो जाएगा dr अपॉन dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ r, होगा ना। अच्छा ये आगे माइनस लगा लीजिएगा, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। dt को यहां लेते जाते हैं, r को यहां लेते जाते हैं, तो ये होल इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, देखिए dr अपॉन कंसंट्रेशन r होगा ना, और ये dt कहाँ चला जाएगा, यहां पर, इज इक्वल टू माइनस के dt। बोलिए अब इंटीग्रेट कर दें, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dr अपॉन r इज इक्वल टू माइनस के dt होगा। अच्छा देखिए dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log। हाँ, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, log और
नेचुरल लॉग। यहां से के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कंसंट्रेशन, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो log r इज इक्वल टू माइनस के टी अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट i। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या लिख सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू कितनी है, r नॉट के इक्वल है। देखिए t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है, r नॉट। तो इसको किसमें पुट कर दें, पुट इन 1, तो ये कितना हो जाएगा, इधर देखिए r की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, r नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस आई, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log r नॉट। हाँ, अगेन इसको हम किस में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट। बोलिए, अगेन इसको हम किस में रख रहे हैं, फर्स्ट में। तो चलिए इतना कर लीजिए, तो फिर आगे इसको लेकर के चल रहे, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगेन हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को कहाँ रखें, i के वैल्यू को 1 में, तो क्या हो जाएगा, log r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log r नॉट। बोलिए, होगा ना। अब देखो ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r नॉट माइनस log r, है ना। हाँ, अब देखिए log a बाई, इसको मिटा दें, log a माइनस log b को क्या लिखते हैं, log a बाई b। तो यहां पे के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, log r नॉट अपान r, होगा ना। बोलिए, अच्छा यहां पे देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान के log r नॉट अपान r, होगा। अच्छा, k इज द कांस्टेंट, तो t दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, या t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log r नॉट अपॉन r। अगर t बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसा ग्राफ अभी हम लोग देख लेंगे। अच्छा देखिए, होता क्या है कि ये नेचुरल लॉग है, इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 के log r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ r। इतनी बातें समझ में आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अच्छा देखो, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, द हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। अभी हमने बताया हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाए, हाफ रह जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। इधर देखिए, तो एट टी हाफ r की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ देखिए, हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, इस वैल्यू को, इस वैल्यू आर के वैल्यू को हम किस में रखें? इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखिए क्या हो जाएगा, टी की जगह आप क्या लिखेंगे? टी हाफ। टी की जगह आप क्या लिखेंगे? टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपान के, क्या हो जाएगा? लॉग आर नॉट। अच्छा देखिए, आर की वैल्यू आर नॉट बाई 2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर नॉट बाई 2। तो ये आर से आर कैंसिल हो गया और 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो टी हाफ, अब देखो 0.3010 का 2.303 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 0.693 अपान के। आता है ना? अच्छा देखिए, इस हाफ लाइफ टाइम में कहीं भी कंसंट्रेशन है? K इज द रेट कांस्टेंट, K इज द रेट कांस्टेंट, K इज नॉट कंसंट्रेशन। K इज इक्वल टू क्या है? रेट कांस्टेंट, नॉट इट्स कंसंट्रेशन। मतलब अगर इसमें कहीं कंसंट्रेशन नहीं है तो जो हमारा टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम है, वह इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है ना? तो इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम डू नॉट डिपेंड ऑन क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? चलिए नोट करिए इसको। हो गया? तो इसमें जो ग्राफ है हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे, देख लेंगे ग्राफ, ठीक है? देखिए, बेसिकली जो आपको ग्राफ पूछता है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा टाइम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपान आर, ये होता है ना? तो जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमने क्या ले लिया? इस पे हमने टाइम ले लिया और इस पे क्या ले लिया? लॉग आर नॉट अपान आर। बोलिए। अच्छा, दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है? दूसरा कंसंट्रेशन का देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या? कंसंट्रेशन, और इस पे हमने क्या ले लिया? टाइम, ठीक है ना? बोलिए। और ये किस फॉर्म में लेंगे? लॉग के फॉर्म में लेंगे। बोलिए, क्योंकि लॉग के फॉर्म में है। तो देखिए, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम होगा और ये कितना होगा? लॉग आर नॉट के इक्वल होगा।
जैसे जैसे टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। क्लियर है? बोलिए। हाँ, अच्छा देखिए, अगर टी हाफ की बात करें तो हमने इसमें ले लिया टी हाफ और इसमें ले लिया क्या, कंसंट्रेशन, हाँ, आर नॉट। तो क्या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है टी हाफ? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है? नहीं। तो इसका ठीक, चलिए नोट करिए।